हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में एक हमारे पास छोटा सा लास्ट सा टॉपिक बचा है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत 10-15 मिनट का टॉपिक है, तो आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है और इसके कंसिडरेशन में वो कैश नहीं ले रही है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो फिर कंपनी सर शेयर इशू ही क्यों कर रही है, किसको कर रही है? तो यहां देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी शेयर इशू करती है लेकिन कंसिडरेशन में उसे कोई मनी नहीं मिलता। तो सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो जाता है, एक तो बहुत कॉमन केस है इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। मान लीजिए कंपनी ने किसी से लैंड परचेज कर ली, तो जिससे कंपनी ने लैंड परचेज की वो कई बार कहता है कि सर थोड़ा सा मुझे कैश दे दो, या ऐसा करो कैश मत दो, आप मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो। अगर अच्छी कंपनी हो तो इंसान चाहता है कि यार मुझे कंपनी में स्टेक होल्डर बना लो। तो कंपनी ने कोई एसेट परचेज किया और उसके रिटर्न में कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स दे दिए। सर क्या कंपनी हमेशा अपने शेयर्स देगी? क्या वो डिबेंचर्स नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। जब डिबेंचर्स देगी तो वो डिबेंचर्स वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे, अभी हम बात शेयर्स की कर रहे हैं। सर क्या हमेशा कंपनी एसेट खरीदने पर ही शेयर देगी? देखिए, एक और टेक्निकल बात आ जाती है कि मान लीजिए कंपनी ने किसी का बिजनेस खरीद लिया। जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो मेरे पास उस बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों आ जाते हैं। तो सर क्या कंपनी किसी का बिजनेस भी खरीद सकती है? तो आंसर इज यस। तो इसमें दोनों केस आते हैं कि कंपनी ने एसेट खरीदा तो क्या होगा और कंपनी ने बिजनेस खरीदा तो क्या होगा। ठीक है। दूसरा होता है इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को क्रिएट करते हैं। अब एक कंपनी नई बनी, नई कंपनी बनी, कंपनी फॉर्म हो गई, तो कंपनी अपने प्रोमोटर्स को शेयर्स देती है कि भैया आपने सेवा किया, आपकी वजह से मेरा वजूद आया, तो मैं आपको कुछ शेयर्स दे देती हूं। तो कंपनी अपने शेयर्स प्रोमोटर्स को दे देती है। तो ज्यादा चिंता मत करना, अभी तो कंपनी नई बनी है, उस कंपनी को जानता कौन है? उस कंपनी ने अगर अपने शेयर्स प्रोमोटर्स को दे दिए तो कहीं आपके मन में ये आ रहा हो कि सर हम भी कंपनी बना लेते हैं, हम भी शेयर इशू करेंगे, अपने आप को शेयर इशू कर देंगे, कंपनी हमने बनाई तो हम कहलाएंगे प्रोमोटर्स। तो भाई ऐसी कंपनी के शेयर लेके क्या करोगे जिसमें कुछ ना हो? तो फिर आगे मेहनत करनी पड़ती है, कंपनी को खड़ा करना पड़ता है, तब जाके शेयर्स की वैल्यू आती है। ठीक है सर। तो वो लोग जिन्होंने कंपनी को क्रिएट किया, कंपनी के बनने से पहले काम किया, वो प्रोमोटर्स हैं, उन्हें कंपेंसेट करने के लिए कंपनी जब बन गई तो कंपनी ने शेयर्स दे दिए। तीसरा है इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स एंड ब्रोकर्स। जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो कंपनी को भी डर लगता है कि भाई मेरा शेयर पिट ना जाए। आप देखते हो, आप जब भी कोई काम करते हो तो एक्सपर्ट लोगों की मदद लेते हो। तो कंपनी को अगर शेयर इशू करने हैं तो कंपनी के डायरेक्टर लोग तो बिजनेस करना जानते हैं, शेयर इशू करना उनके बस की बात नहीं है। वो कई फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों की, कंपनीज की हेल्प लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शेयर्स को सेल करवाने में हमारी हेल्प कीजिए, गाइडेंस दीजिए, सर्विसेज दीजिए। उसके बदले में कंपनी जब उन्हें शेयर्स ऑफर करेगी तो वो कहलाएगा इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। अब सर अंडर राइटर क्या हुआ? जिन लोगों ने आपको फाइनेंशियल सर्विस दी उन्होंने आपको प्रॉमिस किया, अंडर राइट किया कि वो आपके शेयर्स को सेल करवाएंगे, तो वो अंडर राइटर्स कहलाते हैं। ओके सर। नाउ अब लॉ कहता है कि जनरली शेयर्स ना कैश में इशू किए जाते हैं। तो अगर शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी ऐसे शेयर्स को इशू कर चुकी है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी इन लोगों को इशू कर चुकी है, तो ये वाला फैक्ट हमें बैलेंस शीट में बताना होगा, नोट्स टू अकाउंट्स की हेल्प से बताना होगा। 5 साल तक, अगले 5 सालों तक नोट्स टू अकाउंट्स की हेल्प से हमें बताना होगा कि कंपनी ने जो कुल शेयर इशू कर रखे हैं उसमें से कितने शेयर्स अदर देन कैश पे इशू कर रखे हैं, किसको कर रखे हैं, क्या रीजन था, ये सारी बातें हमें बतानी होगी।
नाउ सर अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, यानी हमने कुछ खरीदा और जो हमने खरीदा उसके बदले में जिस व्यक्ति से खरीदा वो मेरा वेंडर हो गया, सेलर हो गया, उसको मैंने शेयर दे दिए। ठीक है। अब कंपनी क्या कर सकती है, कोई एसेट खरीद सकती है या फिर वे ये कोई रनिंग बिजनेस भी खरीद सकती है। देखो कंपनी किसी से एसेट को बाय कर लेती है और उस एसेट के रिटर्न में, परचेज करने के कंसिडरेशन में शेयर्स इशू कर देती है। ये बहुत सिंपल सिचुएशन है। लेकिन कंपनी कई बार एक रनिंग बिजनेस भी परचेज कर लेती है। अब आपके कोर्स में चैप्टर नहीं है प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कंपनी क्या करती है, एक नया बिजनेस भी परचेज कर सकती है। अब सर ये बिजनेस किससे खरीदा? हो सकता है कि पहले वाला बिजनेस नॉन कंपनी बिजनेस था, यानी प्रोप्राइटरशिप था, यानी पार्टनरशिप था। हो सकता है कि एक प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। आपने पार्टनरशिप पढ़ रखी है स्कूल में, हो सकता है पार्टनर्स ने कहा बिजनेस बढ़ गया, आओ इसे कंपनी बना लेते हैं। तो जब हम कंपनी बनाते हैं तो अपना पुराना बिजनेस कंपनी को दे दिया, तो कंपनी ने नॉन कंपनी का बिजनेस खरीदा, यानी कि प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, इसका बिजनेस खरीद लिया। दूसरा होता है कि कंपनी ने दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीद लिया। एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीद लेती है। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीद ले तो इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एमलगमेशन लगती है, जो कि हमारे सिलेबस का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन अगर कंपनी किसी नॉन कंपनी का बिजनेस खरीद लेती है तो फिर उसकी बात हम यहां पर करेंगे, क्योंकि वो जनरल बात है और ये बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्ड टॉपिक है। इसको हम एक सेपरेट चैप्टर की हेल्प से पढ़ेंगे। हमारी बुक में यहां पर जो रेफरेंस दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि गगन, अगर कोई कंपनी किसी से एसेट खरीद ले, उसके बदले में शेयर दे तो क्या होगा, और अगर वो किसी नॉन कंपनी का बिजनेस खरीद ले और उसके बदले में शेयर्स दे तो क्या होगा। आइए जी। हालांकि ना मैंने यहां पर नोट्स बना करके भी, जो आप यहां पर पढ़ रहे हो वो मैंने नोट्स की फॉर्म में भी दिया हुआ है। अब होता ही है कि जब मैं स्टूडेंट्स को नोट्स देता हूं ना तो वो कहते हैं कि सर इसका पीडीएफ बना के हमें डाल दो। मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि स्टूडेंट इसको नोट करे, क्योंकि नोट करने से आपका कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट बनता है। सिर्फ सुनने से इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो अगर आपको ये समझ में आता हो, मैंने बुक से वही नोट्स बना दिए हैं कि कंपनी अगर शेयर इशू करती है और वो अगर वेंडर्स को शेयर इशू करती है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या उसने कोई एसेट खरीदा? तो अगर उसने कोई एसेट खरीदा तो वो एसेट डेबिट टू वेंडर, जितना अमाउंट एग्री हुआ लिख दो। अब मान लीजिए लिखा है कि रामा कंपनी परचेज्ड लैंड फ्रॉम अमर फॉर 50 लैक्स, तो आप यहां लिखोगे कि लैंड अकाउंट डेबिट टू अमर। तो जो एसेट खरीदा उसका नाम लिखिए, जिससे खरीदा वो क्रेडिट बन गया, और उसने कितना अमाउंट डिसाइड किया था वो अमाउंट यहां पर शो कर दीजिए। ठीक है। अब ये जो अमाउंट हमने वेंडर को देना है ये हमने शेयर की फॉर्म में दिया, तो इसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। ठीक है सर। अब ये जो एंट्री है, इस एंट्री में अमाउंट पुट करने के लिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें अमाउंट पुट करने में स्टूडेंट से गलती हो सकती है ना, तो इसलिए ओवर स्मार्ट ना बने, सिंपल सी कैलकुलेशन करें।
तो आपने क्या करना है, आपने बनाना है एक वर्किंग नोट। क्या वर्किंग नोट बनाना है हमने? तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ये वाली वर्किंग नोट आपको बनानी चाहिए, इससे गलती होने का स्कोप खत्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैसे निकाला जाएगा? जो अमाउंट आपने पेबल, जो अमाउंट आपने देना है। अब हो सकता है कि मैंने सारा का सारा अमाउंट शेयर्स में देना हो सकता है मैंने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी हो, 20 लाख रुपए कैश में दे दिए हो और केवल 30 लाख के ही शेयर देने हो। तो जितनी वैल्यू के शेयर देने हैं वो ऊपर रखेंगे और नीचे उसका इशू प्राइस रखेंगे। ठीक है। अब सर अगर सारी बातें ऐसे वर्बली समझ में आ जाएं तो फिर बात ही क्या है? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ना क्वेश्चन की हेल्प से दिखाता हूं। वेयर इज माई क्वेश्चन? आइए जी। तो ये जो हमारी बुक है, भूषण कुमार गोयल सर की बुक है, इसमें वो कहते हैं गगन अगर शेयर पार पे इशू करने हो तो ये एंट्री है, प्रीमियम पे करने हो तो ये एंट्री है। तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। फिर उसके बाद भूषण कुमार सर ये कहते हैं गगन तेरी वर्किंग नोट का स्टाइल बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने भी वर्किंग नोट यहां पर दिया हुआ है कि जो परचेज कंसिडरेशन है उसे इशू प्राइस से डिवाइड कर दो। मेरा यहां पर है कि यहां पर आप अमाउंट पेबल भी लिख लो, क्योंकि कई बार होता है हम कुछ अमाउंट कैश में दे देते हैं, रिमेनिंग अमाउंट शेयर्स में देते हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ मैसर्स मुरारी एंड सन्स। ओहो सर, इन्होंने तो सेकंड ऑप्शन ले ली, इन्होंने बिजनेस एक्वायर कर लिया। तो बिजनेस का मतलब है कि इन्होंने एसेट्स भी एक्वायर किए और इन्होंने लाइबिलिटीज भी एक्वायर की। ऑफ मैसर्स मुरारी एंड सन्स यानी नॉन कंपनी है, तो वेंडर हो गया मुरारी एंड सन्स। इसके सामने हमें लिखना पड़ता है परचेज कंसिडरेशन। सर ये जरा नोट्स में तो दिखाओ पहले आप। मैंने कहा चलो पहले मैं आपको नोट्स में दिखाता हूं। हालांकि हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो परचेज ऑफ बिजनेस का स्कोप नहीं है, पर उन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। ओके, सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटीज जो आप रिकॉर्ड करोगे वो रिकॉर्ड करोगे एग्रीड वैल्यू पर, और वेंडर को आप करोगे परचेज कंसीडरेशन के प्राइस पे क्रेडिट। यहां पर एक छोटी सी बात नोट करने वाली है कि इफ देयर इज सम डिफरेंस देन ट्रीट इट एज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। डेबिट में आए डिफरेंस तो गुडविल, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व। अब आप कहोगे सर ये डिफरेंस क्यों आया और कैसे आया, तो इसके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन हम AS14 में करेंगे। अभी मैं ये बता देता हूं, सिंपल सी एक बात आपको समझाता हूं कि जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो हमें एक पर्सन कहता है कि गगन मेरे पास टोटल एसेट्स है 2 CR के, मेरे एसेट्स तुम ले जाओ। मैंने कहा चल तेरे एसेट मेरे हो गए। वो कहते हैं गगन मेरी लाइबिलिटीज भी हैं 0.6 CR की, वो भी ले जाओ। अब मुझे बताओ, मैंने किसी व्यक्ति के एसेट ले लिए 2 करोड़ के, मैंने उसकी लाइबिलिटीज चुकाने का प्रॉमिस कर दिया कि भाई तेरे कर्जे मैं चुकाऊंगा 60 लाख। तो मुझे बताओ 200 लाख रुपए के एसेट लिए, 60 लाख रुपए की मैंने उसकी लाइबिलिटी अपने जिम्मे ली, तो मुझे 140 लाख रुपए उसको देने चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बात यह है कि मेरी दिलचस्पी ना तो उसके एसेट्स में है ना उसकी लाइबिलिटीज में, मेरी दिलचस्पी उसके धंधे में है, बिजनेस में है। मैंने उसको बोला भाई अपना बिजनेस मुझे दे दे, 140 लाख रुपए ले ले। कह रहा है गगन मैं तो ना देता। ओ यानी एसेट माइनस लाइबिलिटीज 140 लाख रुपए में मुझे खरीदना चाहिए, बिजनेस चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रहा। फिर क्या हुआ? मैंने कहा चल यार छोड़ यार,
तू ऐसा कर, 1,75,00,000 रुपए ले ले। तो यानी मैंने उसे 35 लाख रुपए ज्यादा दिए, 1,40 के बदले में 1,75 दिए। ये जो 35 लाख मैंने ज्यादा दिए, एक आम इंसान कहता है गगन ये तो तूने नुकसान कर दिया, 1,40 की बजाय 1,75 दे दिए। लेकिन बिजनेसमैन आदमी कहता है ना, ये नुकसान नहीं है, इसे नुकसान मत कहो, ये डेबिट में है, नुकसान मत कहो, इसे गुडविल कहो। अरे भाई उसके बिजनेस की ये गुडविल के पैसे मैंने उसको दिए हैं। बहुत सारे बच्चों को इनिशियली ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने रटवाने वाली भाषा में लिख दिया था कि अगर 140 लाख के बदले आप एक 1.75 सीआर देते हो, तो जो 35 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए वो डेबिट में आएगा, गुडविल। और अगर 140 लाख के बदले में आपने 120 लाख रुपए दिए, तो 20 लाख का जो आपको फायदा हुआ वो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। अच्छा, तो सर एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे और वेंडर को क्रेडिट करेंगे परचेज कंसीडरेशन से। ये देखो, ये मैंने क्या लिखा कि वेंडर को आपने क्रेडिट करना है परचेज कंसीडरेशन से। अब आप लिखना चाहो कि भाई परचेज कंसीडरेशन कैसे निकलता है, तो परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो सर अगर किसी क्वेश्चन में मैं वैल्यू ऑफ एसेट 200 लाख माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी 60 लाख करता हूं, तो फिर यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, जहां पर पीसी मुझे निकालने को कहा जाएगा वहां पर मैं एसेट माइनस लायबिलिटी कर दूंगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मुझे इसकी वैल्यू दी हुई हो 170 लाख, तब क्या होगा? तब तो सर यहां पर 0.3 लाख रुपीस का डिफरेंस आएगा, उसको गुडविल लिख देना। यानी एंट्री करते हुए यह देखना है कि क्या पीसी गिवन है। पीसी गिवन है तो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को डेबिट में आए तो गुडविल लेना, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व लेना। और सर अगर पीसी नहीं दिया तो पीसी को एसेट माइनस लायबिलिटी करके लिख देना, उस केस में डिफरेंस नहीं आएगा। सर लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रही, ये कंसेप्ट क्या है, ये लॉजिक क्या है? तो AS14 की क्लास सुनोगे, वहां बता दूंगा। यहां इतने छोटे से टॉपिक में इतनी डिटेल चर्चा नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद सर वेंडर को जब हम शेयर इशू करेंगे तो सेम वर्किंग नोट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए जी क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है गगन मुरारी एंड सन्स का हमने बिजनेस खरीद लिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने मुरारी एंड सन्स का बिजनेस खरीद लिया। वो कह रहे गगन हमने इसके लिए एसेट लिए, लैंड एंड बिल्डिंग ली 10 लाख, मशीनरी ली 4 लाख, 14 लाख, फर्नीचर 1 लाख, 15 लाख, स्टॉक 5, 20 लाख, और ये हो गया 21,60,000। एसेट्स लिए 21,60,000 के। शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। वो कह रहे एंट्री बताओ। मैंने कहा तो सर लायबिलिटी भी तो ली होगी। वो कहता है नहीं दी, मतलब नहीं ली। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या परचेज कंसिडरेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है? अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो फर्क आ जाएगा, नहीं गिवन है तो कोई फर्क नहीं आएगा। वो कह रहे गगन एंट्रीज बताओ बुक्स में कंपनी की क्या होंगी अगर परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज होता है फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और शेयर्स आर इशूड एट पार, शेयर्स एट इशूड एट प्रीमियम। मैंने कहा भूषण कुमार गोयल सर ने कहा गगन क्या है को बच्चों को तंग करना, पीसी दो ही मत। बताओ अगर पीसी नहीं दोगे तो क्या डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। सिंपल बना दिया। अगर वो कह देते कि गगन हमने परचेज कंसिडरेशन दिया है 25 लाख रुपए दिया है, तो मेरे लिए क्वेश्चन और भी अच्छा हो जाता। तो सर ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया, सारे एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट कर दो और मुरारी एंड सन्स को क्रेडिट कर दो। क्योंकि परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं था
तो मैंने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के फॉर्मूले से निकाल दिया। अब आपको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर परचेज कंसिडरेशन गिवन होता 24 लाख रुपए का, तो यहां पर एक डिफरेंस आ जाता डेबिट में, तो हम उसे क्या नाम दे देते, गुडविल दे देते। सर अगर परचेज कंसिडरेशन 24 लाख ना हो के 20 लाख दिया होता, तो डिफरेंस क्रेडिट में आ जाता 1,60,000 रुपए का, तो हम उसे कैपिटल रिजर्व का नाम दे देते। यानी सबसे सिंपल है, पीसी नहीं दिया। दूसरा, पीसी दिया है, पीसी दिया है तो पीसी को डालो और फिर देखो कौन सी साइड शॉर्ट रह गई, डेबिट शॉर्ट रह गई तो उसको गुडविल के नाम से लिख देना, क्रेडिट शॉर्ट रहेगी तो कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख देना। लॉजिक चाहिए हो तो कहना रेफर टू AS14 एमलगमेशन चैप्टर, जब सर बताएंगे तब बताएंगे। अब सर इस क्वेश्चन में पीसी गिवन नहीं था तो मुझे उसे देने थे 21,60,000, ठीक है। अब 21,60,000 अगर मैं पार पे देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं प्रीमियम पे देता हूं तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कोई भी मनी कैश में दिया नहीं, तो ये सारा पैसा मुझे 12 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। मेरे पास कैलकुलेटर है, तुम्हारे पास भी होगा, तुम अपना इस्तेमाल करो, मैं अपना इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये हो गए 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो अगली एंट्री होगी, अगर मैंने शेयर्स पार पे दिए तो पूरे अमाउंट के शेयर दे दो, अगर मैंने प्रीमियम पे दिए तो ये होगा, ये 18 लाख रुपए कैसे आया, वर्किंग नोट की वजह से आएगा, और 20% प्रीमियम आ गया। अब सर अगर हमने प्रोमोटर्स को शेयर दिए तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। अब प्रोमोटर को शेयर दोगे तो लिख देना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोमोटर कंपनी से बनाने से पहले के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है, तो बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, इसे गुडविल भी लिख सकते हो। यानी कंपनी को शुरू करने का जो नुकसान है उसे हम नुकसान नहीं गुडविल भी कह सकते हैं। अब सर यहां पर तो अलग अलग ऑप्शन हो गई, मेरे को लगता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक अलग आइटम होती है, गुडविल एक अलग आइटम होती है। तो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहता है हाँ गगन ये अलग आइटम होती है, लेकिन आप इसे गुडविल भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके। अगर आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट यूज किया होगा तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देना P&L अकाउंट में डाल के, ऐसा AS26 कहता है। लो जी, अब बताओ, वो कह रहे बुक से हमने पूछा सर एक इलस्ट्रेशन तो करवा देते, कह रहे गगन यार छोड़, इतनी सिंपल सी बात है, बच्चों को बता दिया, क्वेश्चन आएगा सिंपल सी एंट्री डाल देना। मैंने कहा नहीं सर, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जब तक एक क्वेश्चन देख ना लें, एक क्वेश्चन कर ना लें, उनसे एंट्री बनती नहीं है। कह रहे यार गगन इतना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंटेंट है, उनको बोल कॉन्फिडेंस रखे, जब क्वेश्चन आएगा चाहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से कर देना, चाहे गुडविल के नाम से कर देना। अब सर कंपनी ने शेयर इशू किए और शेयर इशू करने में उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज ली कि भाई हमारे कंपनी के शेयर बिकवा दो, और जिनसे उन्होंने सर्विसेज ली उन्हें हम बोलते हैं अंडरराइटर्स। अब वो बदले में कमीशन मांग रहे हैं, हमने कहा कमीशन के तौर पे हमसे कंपनी के शेयर ले लेना। तो अगर हमने अंडरराइटर्स या ब्रोकर्स को शेयर्स दिए तो पहले हम खर्चा बुक करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। अंडर राइटर का नाम दिया होगा, बोला जाएगा कि कंपनी ने 50 लाख शेयर इशू करवाए और 4 लोगों ने प्रॉमिस किया था ABCD, तो ABCD की अलग अलग कमीशन आएगी। तो जब आप अंडर राइटर्स के लिए शेयर इशू करोगे तो अंडर राइटिंग कमीशन को आप पहले रिकॉर्ड करोगे, तो अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी का एक्सपेंस है, डेबिट कर देना। और जो अंडर राइटर दिए हो, राम श्याम मोहन, अजय विजय सुरेश XYZ जो भी नाम दिया हो, आप उसको क्रेडिट कर देना इंडिविजुअली, और फिर एक एक को शेयर इशू करना।
ए को दिए इतनी शेयर इतनी सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है तो फिर आप नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालोगे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। अब हमारे पास ना क्या है, अंडर राइटिंग पर अलग से चैप्टर आएगा, तो इसके क्वेश्चन आपके वहीं पर प्रैक्टिस हो जाएंगे। कई बार ना कंपनी शेयर का सारा पैसा एक ही मुश्त मंगवा लेती है। जब कंपनी सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में मंगवा ले तो हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी पहली एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, है ना, उसी तरह से हम शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। खैर एक बात थी तो बता दी। वो कह रहे गगन एक कंपनी है EF लिमिटेड, रजिस्टर्ड होती है, मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख है, 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है, 1,10,000 के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इस कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी जडेजा ब्रदर्स से 20 लाख की, ओके, और परचेज प्राइस डिस्चार्ज किया बाय इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। लो जी, एसेट खरीदा है, उसके बदले में शेयर इशू किया है एट प्रीमियम। आप बनाओगे, आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। उसके बाद कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स दे दिए प्रोमोटर्स को। लो जी, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट पार, यानी 1 लाख रुपए के प्रोमोटर्स को हमने दे दिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखो, गुडविल लिखो, आपकी मर्जी है। फिर क्वेश्चन कहता है गगन कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए प्रीमियम के हिसाब से और 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स पार के हिसाब से इशू किए और सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर पेबल था, यानी यहां सिंगल एंट्री से काम हो जाने वाला है। द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन बाय मैसर्स कुंबले एंड सन्स। लो जी, वो कह रहे गगन सिंपल रखते हैं, एक ही अंडर राइटर था, कमीशन थी 2% ऑफ द इशू प्राइस। कमीशन निकाल लोगे, बताओ। आपने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए वाले, 10 रुपए प्रीमियम पर, तो 2 लाख इंटू 20 रुपए, इशू प्राइस 20 रुपए हो गया ना, ये हो गया सर 40 लैक्स। और 50,000 प्रेफरेंस शेयर आपने इशू कर दिए 10 रुपए के हिसाब से, ये हो गया 5 लाख, टोटल हो गया 45 लाख। इसका 2%, ये हो गया 90,000। अब 90,000 के उनको इक्विटी शेयर इशू कर देना। लो, तो लैंड एंड बिल्डिंग और उसके बाद ये नंबर ऑफ शेयर निकाल के ये प्रीमियम। उन्होंने कहा गगन हमने प्रोमोटर्स के जो है वो इसमें डाल दिए, 45 लाख की कैपिटल इशू कर दी, ठीक है, ये इशू हो गई 45 लाख की कैपिटल। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री बना लेना, चाहो तो इनकी तरह कंबाइंड बना लेना। 90,000 रुपए की अंडर राइटिंग कमीशन बुक कर दी और 90,000 के शेयर इशू कर दिए। तो यहां पर ये हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक भी खत्म हो जाता है। इश्यू ऑफ शेयर के सारे सिंपल कंसेप्ट हमारे आज कंप्लीट हो जाते हैं। अगली क्लास से हम एक एक स्पेसिफिक चैप्टर को पकड़ना शुरू करेंगे। पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोरिंग है, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसमें जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती हैं, मेरा दिमाग खराब होता है, आपका भी खराब होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता। सर लंबे चौड़े फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं बैलेंस शीट के, हमें बहुत बुरा लगता है, तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता। करना तो आपको भी पड़ेगा। अब सर इसमें बड़ी बोरियत है, बड़ी मेहनत है, तो मैं भी कुछ पैसे तो आपसे चार्ज करूंगा। सर हम तो ज्यादा पैसे देना नहीं चाहते, तो फ्री वाले जो कहानी है यूट्यूब से वो करते रहना। अच्छे काम करने हो तो थोड़े से पैसे खर्च कर लेना, मेरे पास चले आना। नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, बढ़िया बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से हम लोग करेंगे। और बोरियत का मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। स्क्रीन गायब आगे जा रही है। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू।